गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा देखना। अभी लास्ट क्लास में हमने कहा था कैथोड रेज की डिस्कवरी है वो किया था, मिलिकन ओवल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उसका एक न्यूमेरिकल हमने किया था कि ड्रॉप पे चार्ज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आज जो आगे पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज और एनोड रेज। मैंने यहाँ क्या लिखा है, एनोड लिखा है और एनोड को क्रॉस कर दिया। देखो आप इधर मैंने एनोड लिख के इसको क्रॉस किया। ऐसा क्यों किया है उसका रीजन बता देता हूं। एनोड रेज जो है, एनोड रेज बेसिकली एनोड से प्रोड्यूस होनी चाहिए थी जैसा नाम दिख रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे जो एनोड रेज है वो एग्जैक्टली एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती है। कैथोड रेज कहां से प्रोड्यूस होती है, एग्जैक्टली कैथोड से। ठीक है ना, बट एनोड रेज एग्जैक्टली एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है ना, अब ये कैसे होता है, ये क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जबकि कैथोड हमने पढ़ा था, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर वो जाता है और बीच में गैस पार्टिकल को आयोनाइज करता है वो इलेक्ट्रॉन, और फिर वो दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं टुवर्ड्स एनोड और फिर जाके वो कैथोड रे बनाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला गैस पार्टिकल में से, आयोनाइजेशन हुआ है गैस का, तो वो जो आयोनाइज गैस जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेती है और वो मूव करेगी किसके टुवर्ड्स कैथोड। ठीक, टुवर्ड्स कैथोड, और टुवर्ड्स कैथोड जब मूव करेगी तो वो क्या बनाएगा, वो क्योंकि कैथोड पे कोई चीज आ रही है तो कहां से आ रही होगी, एनोड से। तो एक मिसलीडिंग टर्म है कि एनोड से प्रोड्यूस होती है, जबकि वो किससे बनी होती है, आयोनाइज गैस पार्टिकल से। ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब हम बात कर लेते हैं क्या, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। अगेन जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसी एक्सपेरिमेंट को उसी एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टाइन ने क्या किया, रिपीट किया। ठीक है ना, गोल्डस्टाइन ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां पे अगर वो कैथोड को परफोरेटेड यूज कर ले, ये जो मैंने लिया ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड। अच्छा, परफोरेटेड वर्ड का मतलब होता है इसमें बहुत सारे क्या है, छेद बने हुए हैं, होल है। यहाँ पे होल को हम मान सकते हैं कैनाल है, क्या है यहाँ पे, स्मॉल कैनाल की तरह मान सकते हैं। तो ये जो होल है, जब यहां से कुछ रेज इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज जो होती हैं वो कैथोड के होल को क्रॉस करते हुए उसके पीछे जो स्क्रीन है, जिसको कौन सी स्क्रीन यूज की, ZNS की स्क्रीन यूज की, फ्लोरेंसिंग मटेरियल होता है, ये ध्यान रखना। और जब यहां से स्ट्राइक करती है तो ग्लो प्रोड्यूस होता है, जनरली ग्रीन ग्लो ही होता है। तो ग्रीन जो ग्लो प्रोड्यूस होता है वो कैथोड के बिहाइंड प्रोड्यूस हुआ। तो कोई भी अगर होगा तो क्या सोचेगा, समथिंग इज कमिंग फ्रॉम एनोड। तो इसलिए इस टर्म को इस रेज को, इनविजिबल रेज को क्या टर्म दिया था इन्होंने, एनोड रेज। बाद में पता चला कि ये एनोड रेज बेसिकली गैस पार्टिकल से बनी होती है, एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती है। तो टर्म जो हमने यूज किया वो कौन सा किया, इन होल में से निकल रही है, इन कैनाल में से निकल रही है, इसलिए वर्ड हमने यूज किया कौन सी रेज, कैनाल रेज। ठीक है ना, अब कैनाल रेज जो है यहां से निकली और यहां पे पॉजिटिव रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव। ठीक है, अगेन वही हाई वोल्टेज है, केस कंडीशन सारी की सारी कैथोड रे वाली ही है। बस जो पॉइंट जो समझाने वाला था वो ये था कि कैथोड के पीछे जो ग्लो प्रोड्यूस हुआ उसके बेसिस के ऊपर गोल्डस्टाइन ने इनकी डिस्कवरी की थी, पॉजिटिव रेज की। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनोड रे बनी कैसे। तो एनोड रे कैसे बनी, हम उसी की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, समझने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं। यहां पे मेरे पास क्या है, ये कैथोड है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ये मेरे पास क्या है, गैस पार्टिकल। ठीक है, ये गैस पार्टिकल है और यहां पे ये कैथोड है। जैसे हाई वोल्टेज अप्लाई किया, इस कैथोड से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ हाई वोल्टेज ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत स्पीड से एक्सेलरेट होता है, और ये जब स्पीड बहुत हाई अचीव करके इस गैस पार्टिकल से टकराएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और एक इलेक्ट्रॉन जो था ये खुद वो तो था ही था, ये दोनों मिलकर किसके टुवर्ड्स मूव करेगी, टुवर्ड्स एनोड। तो ये दोनों मिलकर बना रही है कौन सी रेज, कैथोड रेज। ठीक है, ये कैथोड रेज बन गई। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और ये जो है ये क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज गैस पार्टिकल। ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज गैस पार्टिकल। और अब ये किसकी ओर मूव करेगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड। तो कोई यहां खड़ा है तो उसको लगेगा ये कहां से आ रहा होगा, एनोड से आ रहा होगा, समथिंग इज कमिंग फ्रॉम एनोड। इसलिए मिसलीडिंग टर्म है एनोड रेज। लेकिन इसको चेक करने के लिए जब हमने परफोरेटेड कैथोड यूज किया तो हमने इसको कैनाल रेज भी बोल दिया। ठीक है, और पॉजिटिव रेज तो है ही है, तो इसको हम बोलते हैं क्या रेज, एनोड रेज। ये हमारे पास एनोड रे बन गई।
और एनोड रे मैंने अगेन कहा इसकी जगह बेटर टर्म कौन सा, कैनाल रेज बोलो। और पॉजिटिव रेज अभी प्रॉपर्टी में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है किसके, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के सिमिलर होती है, कोई नया चीज नहीं है। तो ये हमारे पास ये हो गया, तो आप इसको जल्दी जल्दी बना लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो साथ में। तो यहां पे बेसिकली फिर एनोड रेज होती क्या है, एनोड रेज अगेन मिसलीडिंग टर्म है, कैनाल रेज होती क्या है या पॉजिटिव रेज होती क्या है, बेसिकली वो बनी किससे होती है, जैसे कैथोड रे बनी होती है क्या, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से, और ऐसे कैसे कैनाल रेज किसकी बनी होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज गैस पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और गैस पार्टिकल जो है वो क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन, समझ में आ गई बात, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैस पार्टिकल है ये मिलके कैनाल रेज को बनाते हैं, ठीक है ना, और ये इसकी ओर मूव करेंगे, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड रेज मिसलीडिंग टर्म है, एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो कहां से प्रोड्यूस होती है, एनोड और कैथोड के बीच में जो गैस पार्टिकल है उनके आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस हो रही है। और वो गैस पार्टिकल जब मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड, उसी को हम बोल देते हैं कैनाल रेज, क्लियर है। और कैनाल टर्म क्यों आया ये पता है, बता ही दिया। अब हम आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो देखो इसको बताया वही गोल्डस्टाइन ने था। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताओ क्या होगा, कैसे क्लियर हो गया। हाँ पहली प्रॉपर्टीज अब सही दिख रहा है सर, मास उसका डेफिनेट नहीं रहेगा। अच्छा बिल्कुल नहीं, मास तो डेफिनेट नहीं रहेगा, ये तो बात सही कही आपने। अब क्लियर आ गई स्क्रीन, ठीक है। अब देखो तो यहां पे मैं जो बता रहा हूं वो सुनना। अब तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो कैथोड रेज के लिए था, कैसा होता है बताओ, ट्रेवल कैसे करती है, पार्टिकल फॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये एक तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दूसरा इसकी स्पीड जो होती है वो इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे के पार्टिकल की स्पीड से इसकी क्या होगी, कम, क्योंकि ये थोड़े से हैवी होते हैं तो उतना ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट नहीं हो पाते, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, फिर वही अगेन थोड़ी बहुत पेनिट्रेटिंग भी होती है, जैसे कि कौन थी, कैथोड रे थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो बताओ ये रेज किसकी ओर मुड़ेगी, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, बिल्कुल नेगेटिव टर्मिनल की ओर। इससे प्रूव हुआ इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज गैस पार्टिकल से मिलकर बनी, अभी हमने बताया ही था। और बाकी जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल नेचर होता है तो पाथ पे अगर हमने क्या रख दिया, पैडल व्हील रख दिया तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब हम बात करते हैं जो मेजर जो हमारे पढ़ने का पॉइंट है वो क्या है, वो है चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। तो इसका E बाय एम रेशियो देखते हैं, वो देखते हैं क्या होता है, E बाय एम रेशियो ऑफ कैनाल रेज। अब बताओ कैनाल रेज का E बाय एम रेशियो क्या होगा, कैथोड रेज के अंदर मैंने बताया था E बाय एम रेशियो क्या होता है, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, बट ये तो खुद गैस का ही बना हुआ है तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां देखो अगर मैं E बाय एम का फॉर्मूला लिखूं तो बताओ हमारे पास क्या आ रहा है, चार्ज अपॉन मास, ठीक है। अब मुझे बताओ गैस पार्टिकल है तो गैस पार्टिकल अलग अलग, गैस पार्टिकल का मास क्या होगा, अलग अलग। तो E बाय एम रेशियो ऑफ कैनाल रेज किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब पे डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कैनाल रेज खुद ही नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती ही करती है, क्यों, अलग अलग गैस के लिए वो अलग अलग प्रॉपर्टी आएगी, है ना। अब बात करते हैं, तो बताओ हमारे पास मास ऑफ गैस पार्टिकल की बात करें तो यहां पे सबसे कम कौन सी गैस का मास हो सकता है, हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का हो सकता है। तो इसका मतलब E बाय एम रेशियो हाईएस्ट जो आएगा, ठीक है ना, E बाय एम रेशियो जो होता है वो हाईएस्ट जो आएगा वो किसके लिए होगा, हाईएस्ट फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना। और हमें पता है हाइड्रोजन में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरे पास H+ बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो आयोनाइजेशन से। तो ये क्या होता है, ओनली क्या होता है इसके पास, ओनली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसको बोलते हैं क्या, ओनली प्रोटॉन। तो यहां पे
H प्लस का जो E बाई एम रेशियो होगा उसको हम कह सकते हैं E बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का हो चुका था, यहां पे बोलेंगे E बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन। ध्यान रखना, तो E बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन है, ये हाईएस्ट आता है किसके लिए? कैनाल रेज के लिए। और वो क्या होता है? तो यहां पे क्या है, मेरा मानना है कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, हमें चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर और हमें प्रोटॉन का मास पता है, तो हम E बाई एम सीधा निकाल लेते हैं। तो देखो E बाई एम जो प्रोटॉन का आएगा वो कैसा आएगा बताओ? मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन को हम लिख देते हैं, ये होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। यहां पे कितना आएगा? 24 ग्राम। और किलोग्राम आएगा 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ये वैल्यू पुट करता हूं, ग्राम में पहले पुट करते हैं। 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। अब बताओ क्या आएगा इसका? इसका आंसर आता है 9.56 अप्रोक्स। कई जगह 9.6 ले रखा है, ठीक है, 9.567 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर यहां पे कितना आएगा बोलो? प्लस का 4, ये कूलम पर केजी। क्लियर है? अब हम बात करें क्या? अब हम बात करें इधर कूलम पर ग्राम। किलोग्राम में पुट करें तो 9.56 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम पर किलोग्राम। तो सोचो, आपको पता E बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। और ये क्या है? 10 टू द पावर 7। इसका मतलब जो E बाई एम जो है किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर रहे हैं, साइन को नहीं लेके चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो E बाई एम का मैग्नीट्यूड प्रोटॉन से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? एक तरह से बहुत ज्यादा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन से कितने थे? 1840। मतलब ये हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1/1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मतलब इतना लाइट वेट का होता है और चार्ज दोनों का सेम है। इसलिए E बाई एम रेशियो जो है, E बाई एम रेशियो प्रोटॉन का अगर निकाला जाए वो कितना आएगा बताओ? अगर वैल्यू पुट करें तो यहां पे बताओ, कंपैरिजन करो क्या आएगा प्रोटॉन का। अगर प्रोटॉन का कंपैरिजन करें तो E बाई एम किसका? इलेक्ट्रॉन का, डिवाइडेड बाय 1840 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना? इतना आता है। या E बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेट 1840 टाइम्स ऑफ E बाई एम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? तो ये आ गया। तो हाईएस्ट हमारे पास किस गैस के लिए आ रहा है बताओ? हाईएस्ट E बाई एम फॉर कैनाल रेज देखे तो वो आएगा केवल और केवल हाइड्रोजन गैस फ्लो तब, और उसमें भी वो किसका होगा? प्रोटॉन का होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? ये रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको मास आपको पता ही होगा, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर देख लें तो वो अपने पास क्या आएगा? वैल्यू वही, मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रॉन जितने होता है, बस पॉजिटिव होता है, तो माइनस 19 कूलम, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है? अब हम जो अगला पॉइंट पढ़ते हैं वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, वो देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एक क्वेश्चन बनता है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट क्यों हुई बताओ? कोई बता सकता है आप में से? व्हाट इज द रीजन ऑफ लेट? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बाद में ये डिस्कवर हुआ था। इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, रदरफोर्ड। चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था और आइडिया जो दिया था रदरफोर्ड ने। रीजन क्या था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था, थोड़ा बहुत आइडिया थॉमसन अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया था, तो वहां पे आइडिया हुआ कि भाई प्रोटॉन ही हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता नहीं है, तो एक एलिमेंट का जो मास होगा बेसिकली मास ऑफ
मास ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन, वही होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का ऑलमोस्ट डबल आ रहा था। तो रदरफोर्ड ने उस समय आइडिया लगाया कि हो न हो न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं जो जिनका मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल है, उसको इसने न्यूट्रॉन भी बोला था, ठीक है ना। तो ये बताया था रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड को ये आइडिया जैसे ही दिया तो चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था, बाय जेम्स चैडविक, ठीक है ना। और वैसे इसने क्या किया था, बेरिलियम जो था, बेरिलियम न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है ना, बेरिलियम न्यूक्लियस के ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करा। अल्फा पार्टिकल बेसिकली होते क्या है, अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम+2। हीलियम+2 को हम बोलते क्या, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। इन अल्फा पार्टिकल, अच्छा यहां पे आपको पता है क्या लिखा जाता है, ये मैं पहले ही बता ही चुका हूं, है ना। यहां पे जब इस अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम न्यूक्लियस के ऊपर बॉम्बार्ड किया, तो बॉम्बार्ड करने पे आपको पता है ये न्यूक्लियस जो है आपस में मर्ज हुए, एक हैवी न्यूक्लियस बना। हैवी न्यूक्लियस जो बनेगा उसमें क्या होगा, मास नंबर जो था, ये क्या है इसका मास नंबर, और ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर तो ऐड हो गए, तो दोनों मिलके जब न्यूक्लियस मर्ज हुए तो कितने हो गए, 6। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6। बताओ किसका होता है 6, कार्बन का, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दिया हमने क्या, C। और यहां पे जो कार्बन का अपने को पता है मास नंबर जो होता है वो 12 होता है। तो अब देखो यहाँ पे 9 और 3, इधर 13 होना चाहिए था, इधर 13 है तो इधर भी 13, तो इसका मतलब यहाँ 12 है। तो हो न हो क्या निकल रहा है, यहाँ पे एक न्यूट्रल पार्टिकल निकल रहा है जिसको इसने क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला। ये अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है वो आएगा आपके टॉपिक, ये कैसे बनता है, किस तरह से बनता है। अभी हम केवल डिस्कवरी के टर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना बहुत है, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे बनते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है, बस एक आइडिया मैं जरूर दे देता हूं। यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में एटॉमिक नंबर का सम और राइट साइड में एटॉमिक नंबर का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और लेफ्ट साइड में मास नंबर का सम और राइट साइड में मास नंबर का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी ये बैलेंस हो जाती है इक्वेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है, तो इन न्यूट्रल पार्टिकल को इसने क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला, ठीक है ना। अगेन अगर हम देखें मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारे पास स्लाइटली ग्रेटर देन होता है, किससे, स्लाइटली ग्रेटर देन होता है अपने पास प्रोटॉन से, ठीक है ना। तो -24 ग्राम और 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो नियरली इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो। ठीक है, देखो कुछ नहीं है अपने को, मेरे पास बेरिलियम न्यूक्लियस था, है ना, बेरिलियम न्यूक्लियस था, इस पे अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्ड करवाया, है ना। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम+2 होता है, उनको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही निकाल दो, तो जो हीलियम न्यूक्लियस बचता है उसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। जब ये बॉम्बार्ड करवाते हैं तो इनके न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाता है, 6। तो क्या आएगा, कार्बन बन गया, और कार्बन का मास नंबर 12 होता है, और एक जो मास है, एक जो पार्टिकल है वो निकल जाता है, उसको जो निकला है ना उसको बोला इसने न्यूट्रॉन। क्या बोला इसको, न्यूट्रॉन। अब इसको चेक कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड में मास नंबर, राइट साइड में मास नंबर इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट साइड में एटॉमिक नंबर और राइट साइड में एटॉमिक नंबर का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 + 0 6। इधर देखो 9 + 4 13, 12 + 1 13। इस तरह से यहाँ पे इसको डिस्कवर कर लिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर देखें हम बोरोन भी ले लें तो बोरोन क्या हो जाएगा बताओ, बोरोन हो जाएगा 5 और 11, और फिर यहाँ पे कार्बन की बजाय क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा। अगर हम ऐसा इक्वेशन लिखना चाहें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, ये 11 है, ठीक है। इस पे मैंने हीलियम को बॉम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल को, तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा बोलो, यहाँ 7 नाइट्रोजन और हो गया 14 + 0 and 1, ये ऐसे बैलेंस होती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना और कुछ नहीं है। तो ये जस्ट याद रखने के लिए। अब हम इसके आगे क्या है, E/M रेशियो के क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो एग्जाम में खूब सारे आते हैं,
ठीक है, तो मैं अब इसको क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ E/m रेशियो। ठीक है, इसमें सबसे पहला आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। अच्छा, यहां पे एक चीज एज्यूम करनी है, मास ऑफ प्रोटॉन को आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल लेना है, ऐसा एज्यूम करना है। ठीक है, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है, चार्ज किसका, प्रोटॉन का, उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर लेके चलना है, इसको हम ई लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए और कुछ नहीं, तो ये आपको बताना है इनका ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है, इसमें H प्लस D प्लस और T प्लस। ठीक है, और फिर थर्ड जो आएगा हमारे पास वो D प्लस और अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आपको पता ही है, हीलियम +2। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इनका ऑर्डर बताना है, तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं सीधा, अभी टाइम इतना रहा नहीं है। तो यहां पे देखो, तो आपने बता रखा है पहले भी। क्या क्या कह रहे हो बेटा? नहीं सर, नहीं, E/m वाला तो डिस्कस कर रखा है, ऐसा लग रहा है। E/m वाला, ये सर फर्स्ट पार्ट, ये E/p/n और अल्फा, वो जस्ट मैंने एक बार आइडिया दिया था, खाली लाइन लिखी थी, सॉल्व नहीं करवाया था। ठीक है, ओके सर। अब देखो, अब हम यहां देखते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज और यहां पे ले लेते हैं मास। ठीक है, तो चार्ज बताओ, यहां पे सब पे E, यहां पे E, ये 0 और यहां पे 2E, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या He+2 होता है ना, He+2 होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, इसको 2E लिख दिया। ठीक है, अब मास देख लेते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना होता है बताओ, प्रोटॉन अपॉन 1840। यहां पे लिख देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल मान लेते हैं इसको नियरली, क्योंकि मैंने कहा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इक्वल लेके चलना है अपने को मास को। और यहां पे कितना है बताओ, अल्फा पार्टिकल पे क्या है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन, तो मैं इसको ले लेता हूं 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो बताओ अब E/m निकालना है इसका, चार्ज बाय मास रेशियो, तो इसका कितना आएगा 1840 E/mp। जब मैं इसका E/m लूंगा तो E/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एमपी है तो 1840 ऊपर चला गया, ये वैल्यू आ गई। यहां पे जो हमारे पास आएगा E/ क्या आएगा एमपी, यहां क्या आएगा 0 चार्ज, यहां कितना आएगा 2E/4mp, मतलब कितना आ गया E/2mp। अब बताओ ऑर्डर क्या आएगा, बताओ सबसे ज्यादा E/m किसका दिख रहा है, बोलो सबसे ज्यादा E/m। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा पार्टिकल और सबसे कम न्यूट्रॉन। अगेन मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, अब इनका बता देते हैं, ये तो वही क्या, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आसान है वैसे तो। अब बात करते हैं H प्लस D प्लस और T प्लस, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, अब देखो अगेन चार्ज देख लेते हैं इसका, सब पे E और E। मास देखो H प्लस पे एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, तो MP। ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर लेके चलना है, तो नियरली 2mp, और यहां पे एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 3mp। अब बताओ ऑर्डर क्या आएगा, बोलो। अब इसके अंदर अगर हम E/m का रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, इसका, और सबसे कम आएगा ट्रिटियम, तो ऑर्डर क्या आ गया, ये वाला। अब इन दोनों का बताओ जल्दी, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, इन दोनों में ऑर्डर क्या होगा, देखो यहां पे क्या होगा अपने पास, ये E/2mp, और यहां पे भी क्या होगा E/2mp, तो D प्लस और अल्फा दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 2mp। ठीक है ना, दोनों का क्या आएगा, E/m रेशियो का ऑर्डर इक्वल आएगा। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें।
मेडिकल में ये कई बार रिपीट भी होता है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और जेईई मेंस में तो आता ही आता है। तो एडवांस में जनरली इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है। अब हम क्या करते हैं, चार्ज वाला कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। चार्ज का कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। देखो, याद है आपने कूलम्बिक फोर्स पढ़ा होगा। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, एक मेरे पास प्लस चार्ज है, मान लो ये चार्ज है Q1 और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल, और ये क्या है Q2। इसका केवल फॉर्मूला पढ़ना है अपने को और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज क्या है नेगेटिव। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली क्या, R ले ली। ये डिस्टेंस हमने क्या ले ली, R। अब आप मुझे बताओ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में फोर्स है, वो जो फोर्स है वो क्या होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखो इधर, यहाँ प्लस और माइनस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, +1 +1 +2 +2, ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा, +2 +2। तो ये फोर्स चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट ये क्या होगा Q1 इंटू Q2। लेकिन ये अगर चार्ज दूर हुए तो डिस्टेंस के साथ क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स वीक हो जाएगा। तो उसका रिलेशन अगर देखें तो ये 1 क्या होता है, R²। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू हुआ हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R²। और प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यहाँ K जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो याद रखना है, 12th में वैसे डिटेल से आएगा। केमिस्ट्री के हिसाब से इसका फॉर्मूला याद रखना, बस ज्यादा इतना कोई है नहीं। ये होता है 1/4πε0। 4πε0 ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है। दो चार्ज के बीच में वैक्यूम मान रहे हैं तो उस मीडियम की वैल्यू है, जो वैक्यूम मीडियम है ना उसकी वैल्यू है, ध्यान रखना। क्लियर है। तो वैक्यूम की वैल्यू है 1/4πε0। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू देखूं सब पुट करने के बाद तो ये आता है 9 × 10⁹ ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगी आप देख सकते हो, क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और अगर मैं सीजीएस यूनिट में लूं तो सीजीएस में जो आएगा ये क्या आएगा, 1 आती है वैल्यू इसकी, ये ध्यान रखना। बस ये फोर्स का जरूर आप याद रखना, ये फॉर्मूला यूज आता है 12th में। ये चैप्टर ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो पूरा डिटेल से आएगा। अभी जस्ट ये फॉर्मूला हमारे यूज आएगा आगे जब रदरफोर्ड और ये सब पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। चलो लिख दो इसको।